अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में पॉलीमॉर्फिज्म की 2 टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एक रन टाइम है और एक स्टैटिक बाइंडिंग है। र जो स्टैटिक बाइंडिंग है, जिसको हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं, उसमें हम फंक्शंस ओवरलोड करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन नेम जो है वो सेम है होता है और लेकिन उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, इसमें शो इन्फो नाम के का फंक्शन है। शो इन्फो फंक्शन जो है इसका इसका नाम सेम है सबका, लेकिन इसके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। पहला पहला पैरामीटर्स जो इसका है वो इंटीजर टाइप का एक आर्गूमेंट ले रहा है। दूसरा पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का एक आर्गूमेंट ले रहा है। तो तीसरा इसका पैरामीटर है वो डबल टाइप का एक आर्गूमेंट ले रहा है। इसको जब हम मेन से कॉल करेंगे, जैसे शुरू में देखें हम कह रहे हैं शो इन्फो, इसमें 23 पास कर रहे हैं। तो ये वाली जो कॉल है, फंक्शन कॉल है, ये किस फंक्शन को जानी है, ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है। तो कंपाइल टाइम पे ये उसको उसके साथ बाइंड कर देगा कि किसके पास जाएगी। तो इसमें ये 23 जो है वो इंटीजर है, तो ये वाली फंक्शन कॉल जो है ये इंटीजर वाले नंबर के पास जाएगी। तो सेकंड नंबर पे है, इसमें हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग जो हम पास कर रहे हैं ये भी कंपाइल टाइम बाइंडिंग है, जो जिसमें हम देखेंगे कि ऊपर किस फंक्शन के पास इसने इस कॉल ने जाना है, तो ये स्ट्रिंग वाली के पास जाएगी। तो थर्ड है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो ये जो डबल टाइप का हमने लिखा है ये इसके पास जाएगी। जो अभी हमने एग्जांपल देखी, इसको हम अर्ली या स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं। तो ये इसकी हमने इसमें देखा भी, द असाइनमेंट ऑफ टाइप्स टू वेरिएबल एक्सप्रेशन एट कंपाइलेशन टाइम is known as early binding. It is also called static binding. The early binding occur when everything required to call a function is known at compile time. Early binding enable the compiler to know exactly which function will be called when a certain statement is executed. मतलब जो स्टेटमेंट चलेगी तो कंपाइल टाइम पे उसको पता होता है कि किस वाले फंक्शन को हमने कॉल करना है। जो सेकंड था वो था लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग में ये होता है कि हम एग्जीक्यूशन के वक़्त डिसाइड करते हैं कि किस वाले फंक्शन को कॉल जाएगी ये वाली। अगर कोई कॉल करते हैं तो किसको ये वाली कॉल जाएगी। तो हम जो ऊपर कर रहे थे, वर्चुअल को यूज़ करते हुए हम जो काम कर रहे थे वो लेट बाइंडिंग या डायनामिक बाइंडिंग थी। डायनामिक बाइंडिंग के अंदर कंपाइल टाइम पे कंपाइलर को ये नहीं पता होता कि जो पॉइंटर है वो किस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है। तो कंपाइलर जिस ऑब्जेक्ट को योर के जिस फंक्शन को रेफ़र कर रहा होता है पॉइंटर, उसको फिर रन टाइम पे डिसाइड करके उसको फिर एग्ज़ीक्यूट करता है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, ये हमने पहले भी की थी, इसको दोबारा फिर से हम देखते हैं। इसके अंदर हमने एक पेरेंट नाम की क्लास बनाई है, एक चाइल्ड 1 है, एक चाइल्ड 2 है। तीनों के अंदर शो नाम का एक फ़ंक्शन आ रहा है। पेरेंट के अंदर हमने शो नाम के फ़ंक्शन को वर्चुअल किया है। जो चाइल्ड है उसमें भी शो नाम का है, जो सेकंड चाइल्ड है उसके अंदर भी शो नाम का एक फंक्शन मौजूद है। मेन प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है कि एक पॉइंटर अरे ले ली है 5 नंबर्स की। इस पॉइंटर अरे के अंदर ये 5 नंबर्स की एक पॉइंटर अरे है, इसके अंदर हमने इनपुट लेनी है। इसके अंदर हमने इनपुट लेने के लिए हम कहते हैं कि 1 एंटर करे अगर ये पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो, 2 एंटर करे अगर चाइल्ड 1 का है, 3 एंटर करे अगर चाइल्ड 3 का है तो हम लूप चलाते हैं। लूप चलेगी हमारी 0 से लेके 4 तक। लेस देन 5 हमने लगाया है। हम पहले पूछते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो हमें बताएगा, सीन करेगा, ओपी के वेरिएबल के अंदर जाएगा, ऑप्शन के वाले वेरिएबल है जो उसके अंदर जाएगा। वो कहता है अगर ओपी इज इक्वल टू 1, अगर ओपी की वैल्यू 1 है, पीटीआर ऑफ आई इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, तो पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो इसके अंदर। सेकंड हम कहते हैं कि एल्स इफ ओपी इज इक्वल टू 2, अगर 2 उसकी वैल्यू है तो पीटीआर ऑफ आई इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड 1। 2 पे अगर वो 2 प्रेस करता, 2 एंटर करता तो हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था। तीसरा एल्स का है, अगर 1 भी प्रेस नहीं किया, 2 नहीं किया तो फिर तीसरा एल्स पार्ट के अंदर हम चेक करने के बगैर ही हम उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं वो चाइल्ड 2 का है।
तो ये 5 टाइम्स ये चलेगी लूप और 5 ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करवा रहे हैं। ये पॉइंटर रे थी उसमें उसके अंदर आपको पता है 5 एलिमेंट्स हैं, तो हर एक के अंदर हम कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा के उसका एड्रेस असाइन उसके अंदर कर रहे हैं। उसके बाद फॉर लूप दोबारा फिर से लगाई 0 से लेके 4 तक, उसके अंदर हम ptr ऑफ आई इसको उसके पॉइंटर से हम शो का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। जब हम शो का फंक्शन कॉल करेंगे तो जौन सा भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था वो हमें बताएगा। जैसे ये हमें आउटपुट दे रहा है क्लास पेरेंट, क्लास चाइल्ड टू, क्लास पेरेंट, मतलब जो जो हमने 1 एंटर किया था तो पेरेंट, 3 एंटर किया था तो चाइल्ड, 1 एंटर किया था तो पेरेंट। तो इसके अंदर इसका देखें जो शो का फंक्शन था उसके अंदर जो पेरेंट का था उसमें सी आउट कर रहा है पेरेंट क्लास। जो शो का उसके बाद जो चाइल्ड वन का फंक्शन है उसका जो शो का फंक्शन है वो चाइल्ड वन क्लास को आउटपुट करेगा। तो चाइल्ड टू का जो है फंक्शन वो चाइल्ड टू क्लास करेगा। तो ये हम रन टाइम पे इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को डाल रहे थे अरे की मदद से, सिलेक्शन करके 1 फॉर पेरेंट, 2 फॉर चाइल्ड वन एंड 3 फॉर चाइल्ड थ्री। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्योर वर्चुअल फंक्शन का। तो इस तरह का वर्चुअल फंक्शन जिसकी कोई भी बॉडी हम नहीं देते उसको हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। तो जो प्योर वर्चुअल फंक्शन अगर हम बनाना चाहें तो पहला काम तो वही करेंगे कि हम वर्चुअल का कीवर्ड उसके साथ ऐड करेंगे। दूसरा काम हम ये करेंगे इक्वल टू इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे, उसके फंक्शन की जो डिक्लेरेशन करेंगे उसमें इक्वल ज़ीरो करके हम ये लिखेंगे, जिसके साथ हम वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं साथ इक्वल ज़ीरो कर रहे हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ, तो इसका मतलब है वो एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। तो जिस भी क्लास का हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं उस क्लास का ना हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं ना उस क्लास को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके के मेथड्स को, उसके उन फंक्शंस को हम इनहेरिट कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर और उस उधर जो हम उसको ओवरराइड करेंगे। नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है। तो इस तरह की क्लास जिसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो उसको हम ऑब्जेक्ट क्लास कहते हैं। तो जो वही आइडिया इसका भी है कि जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है उसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका इस्तेमाल ना करने से मना दिया है कि उसको कोई हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसकी जो चाइल्ड क्लासेस होंगी वो इसको इनहेरिट करेंगी। इनहेरिट करने के साथ साथ इसके जो प्योर वर्चुअल फंक्शंस हैं उसको ओवरराइड करेंगे। तो जो हम ओवरराइड करते हैं जो हम इनहेरिट करते हैं फंक्शंस, तो उनको जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उनको उनको ओवरराइड करना ज़रूरी है कि चाइल्ड क्लास के अंदर। अगर हम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड नहीं करते चाइल्ड क्लास के अंदर तो हमारी जो चाइल्ड क्लास है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, मतलब उसका भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज मॉडल क्लास इस्तेमाल करते हैं हम, और बाद में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो प्योर वर्चुअल फंक्शंस होते हैं उनको फिर इनहेरिट करके हम ओवरराइड कर लेते हैं। इसका सिंटेक्स देख लें। वर्चुअल का कीवर्ड लिखेंगे, बाद में रिटर्न टाइप बताएंगे, फिर फंक्शन नेम लिखेंगे, इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे और सेमीकोलन डाल देंगे। ये सिंटैक्स है एक प्योर वर्चुअल फंक्शन का। और ये सिंटैक्स, ये वाली चीज़ जिस भी फंक्शन के अंदर आएगी, जिस भी क्लास के अंदर आएगी वो एक ऑब्जेक्ट क्लास होगी। ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है कि हम उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, उसके जितने भी हैं मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं उनको हम चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड करेंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन देंगे। तीसरा पॉइंट ये था कि अगर हम प्योर वर्चुअल फंक्शंस को चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड नहीं करते हमारी चाइल्ड क्लास भी एक ऑब्जेक्ट क्लास बन जाएगी। नीचे एक एग्जांपल इसने दी हुई है जिसके अंदर पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास में शो का फंक्शन है, शो का फंक्शन वर्चुअल वॉइड शो इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर दिया हमने। जब हमने इज़ इक्वल टू ज़ीरो किया तो इसका मतलब है कि ये एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया है। अब इसको नीचे हम ओवरराइड करेंगे। ये है चाइल्ड क्लास, क्लास चाइल्ड वन, इसमें पब्लिक पेरेंट कर रहे हैं, उसको मतलब इनहेरिट कर रहे हैं। इनहेरिट करने के बाद हमने उस फंक्शन को ओवरराइड किया इधर।
उसके बाद सेकंड क्लास थी हमारे पास, सेकंड क्लास में भी सेम हमने वही काम किया, हमने इधर उस फंक्शन को ओवरराइड कर लिया। नीचे पेरेंट के अंदर हम पॉइंटर अरे बना रहे हैं 2 एलिमेंट्स की, तो जो 0 वाला है उसमें न्यू चाइल्ड 1 हम कर रहे हैं क्रिएट। फिर जो 1 वाला था, जो सेकंड इसका एलिमेंट था, उसके अंदर हम न्यू चाइल्ड 2 डाल रहे हैं। जब हम पीटीआर शो करेंगे तो ये देखें चाइल्ड क्लास 1 क्लास, चाइल्ड 2 क्लास, ये शो के फंक्शन के अंदर इसको हमने पहले लिखा हुआ था। तो इसमें हमने वही किया है कि ऊपर जो हमारी पेरेंट क्लास थी वो अब एक अपसेट क्लास है, तो उसके जो प्योर वर्चुअल फंक्शंस था उनको हमने ओवर ऐड कर लिया चाइल्ड के अंदर, और उनकी डिटेल्स हमने ऐड कर दी। उसके बाद अगला टॉपिक है वर्चुअल बेस क्लास का। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, अ क्लास दैट इज इनहेरिटेड बाय चाइल्ड क्लासेस यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड इज कॉल्ड वर्चुअल बेस क्लास। आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी, इसमें एक पेरेंट क्लास है, उससे दो क्लासेस ड्राइव कर रही हैं, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, इसमें एक बेबी क्लास है, बेबी क्लास चाइल्ड 2 से भी इनहेरिट कर रही है और चाइल्ड 1 से भी। लेकिन अब इसकी हायरार्की में दो क्लासेस आ रही हैं, एक चाइल्ड 1 और एक चाइल्ड 2। अब जो भी पेरेंट का डाटा था वो चाइल्ड 2 के पास भी गया और चाइल्ड 1 के पास भी गया। अब वो उस डाटा को बेबी क्लास जो है हमारी, वो चाइल्ड 1 की तरफ से भी वो डाटा जाएगा और चाइल्ड 2 के की तरफ से भी जाएगा। इस तरह डुप्लीकेशन हो जाएगी, उसके पास 2 कॉपीज़ आएँगी। बेबी क्लास के पास 2 कॉपीज़ आएँगी पेरेंट की, एक चाइल्ड 2 की तरफ से आएगी, एक चाइल्ड 1 की तरफ से आएगी। एग्ज़ाम्पल देखें, जिसकी क्लास पेरेंट है, इसमें प्रोटेक्टेड हमने एक इसमें इंटीजर लिया है n नाम का। जो क्लास चाइल्ड 1 है वो भी इनहेरिट कर रही है, चाइल्ड 2 जो है वो भी इनहेरिट कर रही है। एक बेबी क्लास थी, वो इनहेरिट कर रही है चाइल्ड 1 से और चाइल्ड 2 से। उसमें हम कह रहे हैं वॉइड सेट n इज़ इक्वल टू 10 सी आउट n। तो हम n को 10 की वैल्यू असाइन करने के बाद हम उसको सी आउट कर रहे हैं। उसके बाद हमने बेबी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओबीजे डॉट डॉट सेट जब हम करेंगे तब इसके अंदर n की वैल्यू को हम n इज़ इक्वल टू 10 कर रहे हैं। लेकिन n की 2 कॉपीज़ आ रही हैं बेबी क्लास के पास, एक चाइल्ड 1 की तरफ से और एक चाइल्ड 2 की तरफ से। अब दोनों को चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 का पेरेंट जो था वो सेम था, लेकिन ये चाइल्ड के पास, बेबी के पास 2 कॉपीज़ आएँगी, चाइल्ड 1 की तरफ से एक चाइल्ड। जब हम n इज़ इक्वल टू 10 करना चाहेंगे तब एम्बिग्विटी आएगी, तब हमारा जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट करेगा। एरर इसलिए जनरेट करेगा कि n की 2 कॉपीज़ आ रही हैं, एक चाइल्ड 1 की तरफ से, एक चाइल्ड 2 की तरफ से। तब ये हमें एक एरर जनरेट करेगा, ये एक एम्बिग्विटी आ रही है। इस एम्बिग्विटी को, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वर्चुअल बेस क्लास बनाते हैं। किस तरह बनाएँगे हम? इस एग्ज़ाम्पल एक नई दी हुई है, इसमें देखें, हम चाइल्ड 1 था, इसके सामने आगे लिखेंगे वर्चुअल पब्लिक पेरेंट, और चाइल्ड 2 के सामने भी लिखेंगे वर्चुअल पब्लिक पेरेंट। अब इस तरह करने से ऊपर वाले सिनेरियो के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो एम्बिग्विटी जो आ रही थी, वो अब सॉल्व हो जाएगी। अब n की सिर्फ़ एक कॉपी ही जाएगी चाइल्ड क्लास के पास। तो इसको अब दोबारा फिर से हम उस प्रोग्राम को चलाएँगे तो n इज़ इक्वल टू 10 की जो आउटपुट है, वो हमें नज़र आएगी, और जो पहले मसला आ रहा था, जो पहले एम्बिग्विटी आ रही थी, वो एम्बिग्विटी नहीं आएगी। इसमें कहते हैं द ओनली डिफरेंस इन द अबव प्रोग्राम इज दैट चाइल्ड 1 and child 2 classes inherit parent class using virtual keyword. It allows these classes to inherit only one copy of the data member to eliminate ambiguity. जो प्रॉब्लम थी वो इधर इस तरह सॉल्व हो जाएगी। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर जो एंड पे क्लास आ रही है उसके पास सिर्फ एक कॉपी ही जाएगी।